पहला, अखिलेश यादव का नया फॉर्मूला जो कांग्रेस की नींद उड़ा देने वाला। विपक्षी गठबंधन एक हो पर नेता अनेक। दूसरा चर्चा बिहार से। बिहार में नई शिक्षक नियमावली पर आंदोलन करना पड़ेगा भारी। नीतीश सरकार का सख्त आदेश। आंदोलन करने वाले शिक्षक पर कार्रवाई का आदेश। और तीसरा, ईडब्ल्यूएस यानी कि स्वर्ण कोटा को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, यानी ईडब्ल्यूएस कोटा जारी रहेगा। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज एरिया के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। सबसे पहले चर्चा विपक्षी एकता की। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता को लेकर नए फार्मूला आना शुरू हो चुका है। पहले ममता बनर्जी, अब अखिलेश यादव का नया फार्मूला आया है जिसे आप लोगों को सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को 2024 का लोकसभा चुनाव में जीतने से रोकने के लिए विपक्षी दलों की एकता की कोशिशों में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल रंग लाने लगी। अब विपक्षी दलों के नेता गठबंधन के स्वरूप, उसके नेतृत्व और सीट बंटवारे जैसी चीजों पर बात करने लगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्षी गठबंधन के लिए एक नया फॉर्मूला रखा है, जिसका लबोलुआब यह है कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है उस राज्य में गठबंधन का नेतृत्व वो खुद करे। लेकिन इससे कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ने वाला फॉर्मूला है, जो कर्नाटक के जीत के बाद जोश में है। कई बार भी साफ कर चुकी है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते विपक्ष के गठबंधन का नेता उसकी पार्टी से होगा। जब भी विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व का सवाल उठता है, कांग्रेस का स्पष्ट जवाब रहता है कि कांग्रेस के नेतृत्व के बिना यह नहीं हो सकता। अखिलेश यादव का फॉर्मूला कहता है कि राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व भले ही कांग्रेस का हो, लेकिन जिस राज्य में लड़ रहे हैं वहां की सबसे मजबूत पार्टी के हाथों में वहां का नेतृत्व होना चाहिए। मतलब साफ है, गठबंधन तो एक रहे लेकिन नेता अनेक बनाए जाए, अलग अलग इलाकों में अलग अलग नेता रहे। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं होगी तो गठबंधन की बात करना ही मुश्किल होता। इसके लिए तैयार होती है तो बंगाल जैसे राज्यों में उसे अखिलेश और ममता की तरफ से दी गई कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कांग्रेस को 200 सीटों पर लड़ने की सलाह देते हुए कहा कि वो त्याग करे और जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है उसे समर्थन दे। अब यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इसमें और स्पष्टता लाते हुए जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है वहां विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करे। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता को लेकर ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हुए मंगलवार को कहा कि जिस प्रदेश में जो दल मजबूत हो वहां उसे आगे कर चुनाव लड़ा जाए। अखिलेश ने कहा कि नीतीश कुमार, के चंद्रशेखर राव और बाकी पार्टियां भी यही चाहती है। ममता बनर्जी ने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है वहां वो भाजपा के खिलाफ लड़े, हम समर्थन करेंगे, लेकिन कांग्रेस को भी दूसरे विरोधी दलों के लिए सम्मान दिखाना होगा। यह नहीं चलेगा कि कर्नाटक में तृणमूल उसका समर्थन करे और वहां बंगाल में तृणमूल से लड़े। ममता बनर्जी ने ऐसे गठबंधन में कांग्रेस के लिए सीटों का भी हिसाब कर दिया। ममता ने कहा कि कांग्रेस करीब 200 सीटों पर मजबूत है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी मजबूत है तो हमें वहां उसका समर्थन करना चाहिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का समर्थन करना चाहिए। बंगाल में तृणमूल, बिहार में जनता दल और राजद गठबंधन को समर्थन करना चाहिए। ममता ने यह साफ किया कि उसके कहने का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस को इन राज्यों में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इस बारे में आपस में बात भी करनी चाहिए। देखिए आगे क्या होता है। तो अब हम दूसरी खबर पर चर्चा करेंगे, वो बिहार के शिक्षक की। नई शिक्षक नियमावली को लेकर बिहार सरकार सख्ती के मोड में दिख रही है और आंदोलन करने वाले पर सख्ती से कार्रवाई करने का आदेश भी दे दिया गया है। बिहार में नई शिक्षक नियमावली के विरोध में टीचर्स आंदोलन करने के मूड में उतर हैं। इससे पहले ही नीतीश सरकार सतर्क हो गई है। शिक्षक नियोजन नियमावली का विरोध करना शिक्षकों को भारी पड़ सकता है। नीतीश सरकार ने नई नियमावली के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को चेतावनी दी है।
अगर कोई भी शिक्षक आने वाले दिनों में नई नियुक्ति नियमावली का विरोध करता है तो उसके खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। राज्य शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश दे दिए गए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने मंगलवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के जरिए पता चला है कि स्थानीय निकायों के शिक्षक नई नियुक्ति नियमावली के विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाए कि अगर कोई भी शिक्षक या सरकारी कर्मी नियुक्ति नियमावली के विरोध में किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन या सरकार विरोधी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि पिछले दिनों नीतीश कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियोजित की नई नियमावली को मंजूरी मिली थी। इसमें शिक्षा बहाली के नियमों में बदलाव किया गया। इसके तरह अब शिक्षकों की नियुक्ति स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य स्तरीय स्तर पर होगी। इसके बाद से ही पहले से ही नियोजित शिक्षकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जब वे पहले भी परीक्षा पास कर चुके हैं तो फिर एग्जाम क्यों देंगे। शिक्षक कई बार नीतीश सरकार के इस नियमावली को वापस लेने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। अब देखना है कि इस पर शिक्षा संगठन आगे क्या करता है। तीसरा और अंतिम खबर, देश में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण बना रहेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया है। देश में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखने वाली संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस S रविंदर भट्ट, जस्टिस बेला M द्विवेदी और JB पादरीवाला के 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल नवंबर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस उमेश ललित की अगुवाई वाले शीर्ष अदालत की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बहुमत के साथ फैसला सुनाया था और इसमें कहा गया कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। दरअसल जस्टिस ललित सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए समीक्षा पीठ का नेतृत्व मौजूदा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ कर रहे थे। इससे पहले भी MC ने शैक्षणिक संस्थान और सरकारी में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण को 3-2 के बहुमत के निर्णय के आधार पर बरकरार रखा था। न्यायालय ने कहा था कि यह आरक्षण न तो भेदभावपूर्ण है और न ही संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस द्विवेदी और जस्टिस पादरीवाला तर्क दिया था कि रिजर्वेशन के लिए 50% की जो लिमिट लगाई गई है उसे पार करना बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं कहा जाएगा। जस्टिस ने कहा कि रिजर्वेशन के लिए 50% की जो सीमा तय की गई है वह फिक्स नहीं है बल्कि वह लचीली है। मालूम हो कि मंडल जजमेंट यानी इंदिरा साहनी से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा था कि आरक्षण के लिए 50% की सीमा है और उसे पार नहीं किया जाना चाहिए। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।